हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। आज के इस लेक्चर में जो GOC1 है उसका जो पहला टॉपिक आता है इंडक्टिव फैक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव फैक्ट क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं और इसका ऑर्गेनिक में क्या यूज़ होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडक्टिव फैक्ट होगा कि कैसे इंडक्टिव फैक्ट फॉर्म होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे वर्क करता है, और जो उसके एप्लीकेशंस वगैरह होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएटेड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसके डिफरेंस की वजह से भी क्रिएट होता है। ठीक है, अब कैसे होता है वो प्रोसीजर आप यहाँ पर समझिए। देखिए, जैसे मान लो हमारे पास में एक एटम ए दे रखा है, ठीक है, और एक एटम बी दे रखा है। क्लियर? तो एक एटम ये ए है और एक एटम ये बी है। ठीक है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज अभी क्रिएट नहीं है। सपोज मान लिया कोई भी चार्ज अभी क्रिएट नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर उसे ही बोलते हैं जिस मॉलिक्यूल के पास में कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, और जिसके पास में चार्ज क्रिएट हो जाता है तो वो पोलर मॉलिक्यूल बोला जाता है, जिसमें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये चार्ज क्रिएट हो जाए। ठीक है, इस तरह से। क्लियर? तो अब इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो एक हमारे पास में कोई एटम ए ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, ए दे रखा है, ठीक है, और एक एटम बी दे रखा है। क्लियर? चलो ए और बी यहाँ तो ले रखा है, चलो एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है, एक एटम एक्स दे रखा है और एक एटम हमारे पास में वाई दे रखा है। ठीक है, इस तरह से। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब बीच के जो साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन हैं जो दोनों आपस में शेयर करके ये बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती तो उसमें डबल बॉन्ड बनता। अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, और जो ज़्यादा खींच लेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। सॉरी सॉरी। ठीक है, जैसे सपोज मान लो y की जो En वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो ज़्यादा है x से। ठीक है, तो y जो होगा वो ये जो सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा, इस तरह से। ठीक है, तो जब अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो उस पर क्या हो जाएगा, ये हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ कुछ बढ़ गए हैं। ठीक है, इसकी तरफ मतलब आ गए हैं, पूरी तरीके से ये शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ हल्का सा खींचता है। ठीक है, और एक्स पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। जैसे मान लो पहले ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये बीच में थे, क्योंकि बराबर की साझेदारी हो रही थी, बराबर फोर्स लग रहा था। ठीक है, अब अगर मान लो y की एन वैल्यू ज़्यादा हो जाने की वजह से वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर कुछ खींच लेता, इस तरह से। ठीक है, मतलब बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे तो वो थोड़ा खींच गए, y की एन वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ये खींचता है अपनी ओर, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव इसके पास शो हो जाएगा, और x से ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो कुछ दूर चले गए, y की तरफ बढ़ गए। ठीक है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये शो करने लगता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, और जो जितना ज़्यादा खींचता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर जो होती है वो उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट जो होता है, और कई सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं, तो वो पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है ये। ठीक है, अब बाद बाकी जो डिटेल में फिर पीरियोडिक टेबल जो पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे, अभी फ़िलहाल कंसेप्ट समझ लो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं कैसे ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए एक एटम बी लगा रखा है और एक एटम ए लगा रखा है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर बी की ईएन वैल्यू ज़्यादा हो जाए सपोज, ठीक है, तो बी क्या करेगा, ये जो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ठीक है, क्योंकि ईएन वैल्यू ज़्यादा है तो उसका मतलब ही ये है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की अपनी ओर खींचेगा। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा
तो क्या होगा यहाँ पर, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा कि नहीं होगा, और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये पार्शियल का मतलब बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है। तो पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर जनरेट हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जनरेट हो गया, क्लियर है। तो अब देखो ये EN वैल्यू जो है इसकी ज़्यादा होने की वजह से इसने क्या किया, मॉलिक्यूल में पोलरिटी क्रिएट कर दी। पोलरिटी मतलब इसने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ही क्रिएट कर दिया, ठीक है। पहले नहीं था, पहले ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर था जब इसके पास कोई चार्ज नहीं था, और अब इसमें बी की हाई EN वैल्यू होने की वजह से इसके पास में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलर हो गया, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है वो आगे अभी समझा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट में, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, माइनस साइन ज़्यादा होने की वजह से इसने इलेक्ट्रॉनों को खींचा अपनी ओर हल्का सा, पूरी तरीके से नहीं खींचता है। अगर मान लो ये पूरी तरीके से खींच देगा तो फिर फॉर्म ही बदल जाएगी। जैसे मान लो एक बॉन्ड ए है और बॉन्ड बी है, अगर ये बी जो है वो अपनी तरफ पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनों को खींच देता है तो फिर तो इसमें कैटायन और एनायन की फॉर्म बन जाएगी इस तरह से, बी नेगेटिव, तो ये तो फिर फॉर्म ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इसमें सिर्फ हल्का सा खींचता है अपनी तरफ, और जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, ठीक है। पूरा कैटायन और एनायन नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो, एक मिनट, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास में कोई एक कार्बन की चेन दे रखी है, ठीक है, सपोज मान लिया 5 कार्बन की चेन देते हैं, ठीक है। आप इसे ज़्यादा की लेना चाहें तो ज़्यादा की ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो एक कार्बन की चेन है, ये कैसी चेन है अभी इस टाइम पे, नॉन पोलर चेन है, क्योंकि इस चेन पर कभी अभी कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या चेन हो गई, नॉन पोलर चेन हो गई, ठीक है। इस पर अभी कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है। नॉन पोलर मतलब वही चार्ज ना क्रिएट हो, जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, दोनों तरफ। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये जितना ये वाला कार्बन खींच रहा है उतने ये वाला कार्बन खींच रहा है, क्योंकि जितना ये कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है उतना ही ये कार्बन इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो सेम फोर्स से दोनों कार्बन बराबर इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं अपनी तरफ। तो जितना ये इस डायरेक्शन में खींचेगा उतना ही ये कार्बन इस डायरेक्शन में खींचेगा, ठीक है। तो दोनों खींचने की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई। तो इस पर जो नेट चार्ज होगा, जो इस पर जो नेट चार्ज होता है, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाता है। जब नेट चार्ज जीरो हो जाता है तो उसको ही हम नॉन पोलर बोलते हैं मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो होता है वो नॉन पोलर बोला जाता है जिसके पास में नेट चार्ज जीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों सेम पावर से खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मॉलिक्यूल नॉन पोलर बोला जाएगा। अगर पोलर बोला जाता है तो फिर उसमें चार्ज क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसमें दोनों सेम पावर से नहीं खींच पाते हैं, क्योंकि उसमें किसी न किसी का पावर ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का, ठीक है, तभी उसमें चार्ज क्रिएट होता है। और इसमें जब सेम पावर से खींच रहे हैं तो दोनों अपोजिट हो गए, चार्ज तो फिर जीरो हो ही जाएगा, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे मान लो ये एक चेन थी हमारी, तो ये नॉन पोलर चेन थी। अब अगर इसमें हम कोई एक ऐसा एटम लगा दें जो इस पूरी चेन में पोलरिटी को क्रिएट कर दे, ठीक है, तो क्या होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर हम एक चेन ले लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर कोई एक ऐसा आइटम लगा दिया जाए जो इस चेन में पूरी पोलरिटी क्रिएट कर दे। तो कोई भी सपोज हेलोजन लगा दो, जैसे मान लो क्लोरीन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, अब यहाँ पर देखो क्लोरीन का जो EN वैल्यू है वो कितना होता है, 3.16 होता है, ठीक है। और कार्बन जो होता है इसका EN वैल्यू जो होता है वो 2.5 होता है, चलो 2.5, ठीक है। तो अब क्लोरीन का तो EN वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका तो काम ये क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, क्योंकि इसकी EN वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है कार्बन से, क्योंकि कार्बन की EN वैल्यू तो कम है, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, इस तरह से अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। और
जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्लोरीन जो होता है यहीं पर नहीं रुकता है, सिर्फ इस सेकंड वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को भी खींचता है। हालांकि पहले वाले बॉन्ड की अपेक्षा कम खींच पाता है क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, बट खींचता है इसको भी। ठीक है, इसको भी खींचेगा जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव डैश चार्ज आ जाएगा। डैश इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ही कम खींच रहा है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, इंडक्टिव की ये प्रॉपर्टी होती है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ उसका इफेक्ट कम हो जाता है, वो आगे बताएंगे चल के क्या है अभी। ठीक है, अब ये क्लोरीन जो होता है इस तीसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को भी खींचता है और बहुत ही कम खींच पाता है क्योंकि डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ के पास। क्योंकि यहाँ पर देखो डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया तीसरे कार्बन तक, तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को भी खींचता है, सेकंड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को उससे कम खींचता है और थर्ड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को सबसे ही कम खींचता है। ठीक है, और फोर्थ कार्बन तक आते आते इसका इफेक्ट जो होता है वो एकदम नेगलेक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हम लोग मोस्टली ये क्लोरीन का जो इफेक्ट है मोस्टली 3 कार्बन एटम तक ही मानते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले पर ज़्यादा लग रहा है, उसके बाद में दूसरे वाले पर उससे कम लग रहा है और तीसरे वाले पर इसका इफेक्ट सबसे ही कम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचे यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है और कार्बन के बॉन्ड जो है क्लोरीन की तरफ आए हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ आए हैं। ठीक है, तो मतलब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन भेजे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये क्लोरीन लगाने की वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल में क्या हुआ, पोलरिटी क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई, चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, और कार्बन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन भेजने की वजह से ये प्लस आई शो करेंगे। ठीक है, अब प्लस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉन को भेजना और माइनस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। ठीक है, अब ये प्लस आई और माइनस आई जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप हैं। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है, प्लस आई होता है और माइनस आई होता है। अब इसका पूरा प्रोसेस आगे समझाएंगे, अभी सिर्फ समझने के लिए लॉजिक समझ लो क्या इसमें कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसे प्लस आई बोलेंगे क्योंकि यहाँ से कार्बन चेन ने इलेक्ट्रॉन भेजे हैं, और माइनस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। जैसे क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्लोरीन माइनस आई लगाएगा, और कार्बन चेन जो है इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो मतलब कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है तो कार्बन जो हो गया ये प्लस आई लगाएगा हमारा। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छा सा बन जाता है, इसे इरेज करते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए कि बताओ इसमें क्लोरीन जो है वो तो माइनस आई लगा ही रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें कार्बन जो है ये डिफरेंट। ये जो कार्बन जो है इसमें तो 3 तरह के कार्बन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, तो इसमें कौन कार्बन सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, मतलब कौन कार्बन जो है सबसे अच्छा प्लस आई लगा रहा है और कौन कार्बन ऐसा है जो उससे कम प्लस आई लगा रहा है पहले वाले से। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए कि बताओ जो मेजर प्लस आई है वो कौन लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन तो माइनस आई लगा ही रहा है, वो तो एक ही है तो बात खत्म है उसकी। लेकिन यहाँ पर कार्बन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो कौन सा कार्बन ज़्यादा इफेक्टिव कर रहा है इस क्लोरीन को। ठीक है, तो मेजर प्लस आई जो है इसमें पहला वाला कार्बन लगाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, क्लोरीन के ज़्यादा पास में है, तो क्लोरीन जो होगा इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बहुत ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, तो ये वाला कार्बन जो पहला वाला होता है ये ज़्यादा प्लस आई लगाता है, और जो दूसरा वाला होता है वो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण उससे कम लगा पाता है, और तीसरा वाला जो होता है वो तो सबसे ही कम लगाएगा। ठीक है, तो मेजर प्लस आई का जो ऑर्डर आएगा वो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा लगाता है, उसके बाद में कार्बन पार्शियल पॉजिटिव डैश उससे कम लगाता है, उसके बाद में कार्बन पार्शियल पॉजिटिव डबल डैश सबसे कम प्लस आई लगाता है। ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब अगर मान लो यहाँ पर पूछ दे कि सबसे माइनर माइनस आई कौन लगा रहा है, माइनर माइनस आई कौन लगा रहा है, मतलब सबसे कम माइनस आई कौन लगा रहा है, तो ये जो ऑर्डर है इसको ही हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर दो। ठीक है, क्योंकि माइनर माइनस आई का ऑर्डर आएगा, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव डबल डैश सबसे कम लगा रहा है, उसके बाद में कार्बन पार्शियल पॉजिटिव डैश लगा रहा है, उसके बाद में कार्बन पार्शियल पॉजिटिव लगा रहा है। सिंपल है, इस ऑर्डर को रिवर्स कर दो। ठीक है, तो ये तो था जब हमने हाई ईएन वैल्यू वाला एटम लगा दिया इस कार्बन चेन में। ठीक है, अब अगर मान लो कार्बन से कम ईएन वैल्यू वाला कोई एटम लगा दें तो इस चेन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये कार्बन चेन क्या करेगी, तो इसे ऐसे समझ सकते हो सेकंड एग्जांपल के थ्रू। जैसे
अब जैसे मान लो यहाँ पर सपोज मान लो कोई कार्बन की चेन है ये, इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो है सपोज मान लो कोई लिथियम लगा देते हैं, ठीक है, लिथियम लगा दिया, ठीक है। तो लिथियम ये क्या करेगा, तो यहाँ पर देखो लिथियम की जो EN वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है, और कार्बन की जो EN वैल्यू होती है वो 2.5 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए कि कार्बन की जो EN वैल्यू है वो लिथियम की EN वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने का काम जो है वो कार्बन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन खींचने का काम जो है वो कार्बन करेगा, तो ये कार्बन जो होगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। सेम सिनेरियो है पहले जैसे केस वाले में, सिर्फ खींचने के का ग्रुप एटम बदल गया, ठीक है। तो ये खींचेगा, तो जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस लिथियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसका EN वैल्यू कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करेगा, ठीक है। और ये कार्बन क्या करेगा, ये सेकंड वाला कार्बन भी भाई खींचेगा, हाँ पहले वाले कार्बन से कम खींच पाएगा क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, तो माइनस पार्शियल डैश चार्ज आ जाएगा। अब थर्ड वाला भी सेम तरीके से खींचेगा, बस उतना नहीं खींच पाएगा क्योंकि डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और फोर्थ कार्बन तो फिर नेगलेक्टिव हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। तो मोस्टली 3 ही कार्बन तक हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगर पूछ, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये जो लिथियम हो गया ये हमारा क्या करेगा, ये प्लस आई लगा देगा क्योंकि यहाँ से लिथियम ने इलेक्ट्रॉन भेजे हैं, ठीक है। और इस कार्बन चेन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को खींचा है अपनी ओर, ठीक है। तो ये हमारे माइनस आई शो कर देंगे, ठीक है। माइनस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें अगर पूछ दिया जाए कि बताओ मेजर माइनस आई कौन लगाएगा, इन जो 3 कार्बन हैं ये, इनमें से मेजर माइनस आई किसका है, तो इस तरह से समझ सकते हो। जैसे अब अगर इसमें पूछ दे कि बताओ मेजर माइनस आई कौन लगा रहा है, कौन सा कार्बन लगा रहा है, ठीक है, तो सिंपल है, पहले जैसे ऑर्डर आ जाएगा क्योंकि जो ज़्यादा पास में होगा वो ज़्यादा माइनस आई लगाएगा, ठीक है। अब जो ज़्यादा दूर होगा वो थोड़ा उससे कम माइनस आई लगाएगा, ठीक है। तो कार्बन पार्शियल नेगेटिव सबसे पास में है तो ये ज़्यादा माइनस आई लगाएगा, फिर कार्बन पार्शियल नेगेटिव डैश उससे थोड़ा दूर है तो कम लगाएगा, कार्बन पार्शियल नेगेटिव डबल डैश और ज़्यादा दूर है तो और कम लगाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगर इसमें पूछ दे वही सेम उल्टा इसका कर दिया जाए कि माइनर माइनस आई, ठीक है, तो माइनर माइनस आई जो होगा वो इसका ऑर्डर को उल्टा कर दो, ठीक है। फिर कार्बन माइनस पार्शियल नेगेटिव जो है वो सबसे ज़्यादा दूर है तो सबसे कम लगाएगा, कार्बन पार्शियल डैश उससे कम है तो वो थोड़ा सही लगाएगा, ठीक ठाक लगाएगा, और कार्बन पार्शियल नेगेटिव जो है वो पास में बहुत ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। तो माइनर माइनस आई जो होता है ये वाला लगाता है और मेजर जो होता है वो ये वाला लगाता है, ठीक है। अब देखा जाए कि इस लिथियम यहाँ पे लगा दिया जिसकी वजह से क्या हुआ, पोलरिटी क्रिएट हुई कि नहीं पूरे मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो हो गया वो क्रिएट हो गया कि नहीं, पोलरिटी क्रिएट होने की वजह से। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिथियम ने क्या किया, EN वैल्यू कम है तो चार्ज तो क्रिएट हो गई, पक्की बात है, तो चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट की फॉर्म बन जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये तो इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखते हैं इसमें, ठीक। तो ये तो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से कैसे मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है क्रिएट होता है। सेकंड पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट दोनों इसमें कवर हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो है वो ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके इंडक्टिव इफेक्ट में, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस का क्या मतलब है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं, थर्ड पॉइंट ऐसे लेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में आएगा कि तीसरा पॉइंट ऐसे लिख सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये एक वीक इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट इज वीक इफेक्ट, ठीक है। अब इसे ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट को वीक इफेक्ट क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो वीक इफेक्ट इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैंने अभी समझाया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होते हैं, सिर्फ इनका पार्शियल ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। जैसे पहले समझा चुके हैं तो एक बार दोबारा और देख लीजिए, कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
जैसे मैंने पहले समझाया था, एक एटम ए है और एक एटम बी है, ठीक है। तो इसमें बी की EN वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से बी क्या करता है, इसके सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, ठीक, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए कि जो बी जो होगा ये माइनस आई का काम कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ए जो हो गया हमारा ये प्लस आई का काम कर रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। क्लियर है? सॉरी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन भेजने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ हल्के से बी की ओर खिसके हैं, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं शिफ्ट हुए हैं। अगर पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं तो वो तो फिर फॉर्म ही बदल जाती है, बता चुके हैं पहले। क्योंकि देखो बी की तरफ हल्के से इलेक्ट्रॉन जो है वो खिसके हैं, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर आया है, और ए की तरफ से कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब दूर हो गए हैं कुछ हल्के से, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव इसके पास में चार्ज आया है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप क्या समझ सकते हो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। और जबकि अगर मान लो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं तो वो फिर फॉर्म ही बदल जाती है। जैसे ए बॉन्ड बी हो गया, अगर बी के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरीके से अगर बी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो ये एफ पॉजिटिव और बी नेगेटिव बन जाएगा, तो ये तो कैटायन और एनायन की फॉर्म बन गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो सॉरी, तो इस केस में ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का हल्का सा ट्रांसमिशन होता है, जिसकी वजह से इसे वीक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं होते हैं, इसी वजह से इसको हम वीक इफेक्ट बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। अब इसे वीक इफेक्ट बोला जाता है, तो जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आते हैं वो हमारे कुछ अलग होते हैं। जैसे मान लो पहला स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जो हो गया हमारा, वो एक एरोमेटिक हो गया, ठीक है। उसके बाद में मेसोमेरिक हो गया, ठीक है। उसके बाद में रेजोनेंस हो गया, और उसके बाद में हाइपर कंजुगेशन हो गया, ठीक। और सबसे लास्ट में आता है इंडक्टिव, ठीक है। सबसे लास्ट में आता है इंडक्टिव। इसमें होता है ये कि ये जो इफेक्ट होते हैं हमारे पास में एरोमेटिक से लेकर हाइपर कंजुगेशन तक, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बोले जाते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक, इस तरह से इसमें दिखा रहे जैसे, ठीक है। और खाली इंडक्टिव ही एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं होते हैं, सिर्फ उनका पार्शियल ट्रांसमिशन होता है इस तरीके से, ठीक है। जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट को हम वीक इफेक्ट बोलते हैं, और बाद बाकी ये जो इफेक्ट होते हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बोले जाते हैं, ठीक है। इनकी प्रायोरिटी का ऑर्डर भी आप इस तरीके से देख सकते हो। जैसे सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है हमारा वो एरोमेटिक होता है, ठीक, एरोमेटिक इफेक्ट को पहले प्रोबेबिलिटी दी जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेसोमेरिक आता है हमारा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो होता है वो हमारा रेजोनेंस आता है, और रेजोनेंस के बाद में हमारा हाइपर कंजुगेशन आता है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन के बाद में इंडक्टिव आता है, ठीक है। तो इंडक्टिव जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। क्लियर है ये बात, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। सॉरी एक मिनट, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। ये परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट इफेक्ट भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं उसका भी लॉजिक ये है, समझिए। इसको हम परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं, परमानेंट मतलब एक स्थायी इफेक्ट है, ठीक है। जैसे मान लो ये कार्बन की चेन थी हमारे पास में इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे कार्बन चेन थी और हमने यहाँ पे क्या किया था, एक हेलोजन लगा दिया था, क्लोरीन, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्लोरीन लगाया था, क्लोरीन ने क्या किया था, यहाँ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचा था अपनी ओर, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्रिएट हुआ था, और इसने सेकंड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को भी खींचा था, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव डैश इसके पास में आया था, और थर्ड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को भी खींचा था, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव डबल डैश इसके पास में चार्ज आया था, ठीक है। और फोर्थ तक तो ये नेगलेक्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया था, इस चेन ने प्लस आई का काम किया था, इस कार्बन ने, इन कार्बनों ने, और क्लोरीन ने क्या किया था, माइनस आई का काम किया था, ठीक है।
तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की वजह से इस मॉलिक्यूल में पोलरिटी क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट की फॉर्म बनी थी। ठीक, तो इसको परमानेंट इफेक्ट इसीलिए बोला जाता है कि सोचो अगर यहाँ पर ये क्लोरीन लगा है, ठीक है, तो जब तक ये क्लोरीन लगा रहेगा इसका इफेक्ट जो है इस पूरी चेन में होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा, इस पूरी चेन में होता रहेगा। प्रॉपर ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो वर्क करता रहेगा इस क्लोरीन के लगे होने की वजह से। ठीक है, तो अगर मान लो इस क्लोरीन को हम यहाँ से हटा देते हैं, क्लोरीन को अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो ये इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज जो है वो पुराने इस वाले फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि पहले जैसे थी नॉन पोलर, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगी, तो ये इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन के लगे होने की वजह से ही तो इस पूरी चेन में पोलरिटी आ रही है और इंडक्टिव इफेक्ट का फॉर्म बन रहा है इसमें। अगर क्लोरीन हटा दिया जाए यहाँ से तो चेन तो अपने उसी पुराने वाले फॉर्म में पहुंच जाएगी, इस वाले फॉर्म में जो वो नॉन पोलर थी। ठीक है, अब तो क्लोरीन लगे होने की वजह से ये पोलर हो गया, चार्ज इसमें क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस इफेक्ट का मतलब यही है कि इंडक्टिव इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब तक इसमें ये क्लोरीन लगा रहेगा तब तक ये इफेक्ट प्रॉपरली वर्क करता रहेगा, और जैसे ही यहाँ पे क्लोरीन हटा दिया जाएगा ये इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सॉरी, इंडक्टिव वो मिट गया। तो इफेक्ट, ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, फिफ्थ नंबर। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस पे। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इसका इफेक्ट उतना ही कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाती है और इसका इफेक्ट भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जैसे पहले बताया था, जैसे हमारे पास में ये कार्बन की चेन थी, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर हमने क्या किया था, हेलोजन लगा दिया था, क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या कर रहा था, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींच रहा था क्योंकि ये ज़्यादा पास में था। ठीक है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था, और क्लोरीन जो था इस सेकंड वाले बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनों को और ज़्यादा कम खींच रहा था, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से इसके ऊपर उतना इफेक्ट इसका नहीं पड़ पा रहा था इलेक्ट्रॉन खींचने का। ठीक है, क्लोरीन का, और थर्ड वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तो बहुत ही कम खींचता था क्योंकि डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया, और फोर्थ तक तो ये नेगलेक्ट हो गया था। ठीक है, तो हमने बताया था जैसे जैसे यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है क्लोरीन का इफेक्ट जो होता है, माइनस आई का इफेक्ट जो होता है इन कार्बनों के ऊपर कम होता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि थर्ड वाले कार्बन के ऊपर बहुत ही कम था और उसके फर्स्ट वाले कार्बन पर बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये इसके पास में ज़्यादा था। ठीक है, तो इस चीज़ से समझ सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता है क्लोरीन इंडक्टिव का इफेक्ट जो होता है उतना ही कम हो जाता है, और जैसे डिस्टेंस कम होता है इसका इफेक्ट उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। सिंपल है, इसी लॉजिक से सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक, फिफ्थ पॉइंट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट से एक पॉइंट और देख लेते हैं जो रह गया आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छी तरीके से, कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग की वजह से ही, मतलब हल्के से ट्रांसमिशन होता है उनका, उसकी वजह से ही क्रिएट होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से नहीं क्रिएट होता है कभी भी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे बताया था मैंने, एक एटम ए दे रखा है, ठीक है, एक एटम बी दे रखा है, तो इसमें क्या होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे इनको जब इसने खींचा था अपनी ओर, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के थ्रू ही ये क्रिएट होता है, उनकी शिफ्टिंग की वजह से ही क्रिएट होता है। अगर मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया जाए इस तरीके से, तो इसमें जो इंडक्टिव होगा उसकी जो फॉर्म बनेगी तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग की वजह से ही क्रिएट होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो इसे ऐसे बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हमेशा सिग्मा बंध के द्वारा ही उत्पन्न होता है, और पाई बॉन्ड में भाग लेने वाले के इलेक्ट्रॉनों, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाग लेते हैं, उनकी वजह से कभी ये नई फॉर्म बनती है इंडक्टिव इफेक्ट की, कभी नहीं बनता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है,
तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसके बाद में टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देख लेते हैं। इसमें और एक चीज़ ऐसे समझ सकते हो, फिर उसके बाद में लास्ट एक में, जैसे मान लो एक एटम ए था हमारे पास में, वही एटम बी था, ठीक है। इसमें क्या किया था, इसने ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा था, इसमें इलेक्ट्रॉनों को खींचा था इसने अपनी ओर, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हल्के इसकी ओर खिसक गए थे, बी की ओर, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों ने अपने कक्षक को तो नहीं छोड़ा था ना, क्योंकि इसमें ऐसे देख सकते हो कि जो इंडक्टिव इफेक्ट में जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने कक्षक को नहीं छोड़ते हैं कभी भी, बस हल्के से इसकी ओर खिसक जाते हैं, ठीक है। अपने ऑर्बिटल में ही रहते हैं, ऑर्बिटल से भी नहीं निकलते हैं, ठीक है। सिर्फ बी की ओर खिसक जाते हैं, क्योंकि बी माइनस आई ज़्यादा होने की वजह, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह, ई एन वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से उनको अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो हल्के से शिफ्ट ट्रांसमिशन हो जाता है उनका, ठीक है। पूरी तरीके से मतलब अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ते कभी भी, ठीक है। अब लास्ट में देख लेते हैं टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में क्या आएगा, ये हमारे दो टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक तो होता है प्लस आई और एक होता है हमारे पास में माइनस आई, ठीक है। तो प्लस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉन को भेजना और माइनस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, ठीक है। तो जब ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ठीक है, तो इससे कैटायन स्टेबल होगा हमारा और रेडिकल भी इससे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इससे हमारा सिर्फ एनायन ही स्टेबल होगा, ठीक है। इससे एनायन स्टेबल होगा और प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये कैटायन और रेडिकल दो स्टेबल हो जाएंगे इससे। तो कैसे स्टेबल होते हैं वो इसी तरीके से देख सकते हो। जैसे मान लो किसी के पास में पॉजिटिव चार्ज है, सपोज मान लो एटम इधर रखा है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, इसके पास में जो ऑर्बिटल है वो खाली है, इसका जो कक्षक है इस तरीके से, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है वो खाली है, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर मैंने प्लस आई वाला कोई ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला ग्रुप, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्लस आई वाला ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को भेजेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को भेजना। अब प्लस आई के जो ग्रुप होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ प्लस आई और माइनस आई आता है, ठीक है। उसमें कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जो प्लस आई लगाते हैं, कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जो माइनस आई लगाते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, अभी सिर्फ समझ लो कैसे होता है। तो प्लस आई वाला ग्रुप क्या करेगा, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे भेजेगा तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसका वो कम हो जाएगा। भाई ये तो ऑर्बिटल खाली है ना, इसका मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कोई डाला जाएगा तो इसके पास में चार्ज कम हो जाएगा, प्लस आई सॉरी पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि इसके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो चार्ज जब कम हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि चार्ज कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी जब कम हो जाएगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी, जब रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये स्टेबल होता है कैटायन। तो और भी मतलब कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल, ये हमारे पास में बहुत बड़ी खुद में एक टॉपिक है, ठीक है। ये GOC2 जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी इसे कंसेप्ट देख लो और इसके क्वेश्चंस इसमें कैसे होंगे। इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ होता है जिसकी वजह से कैटायन, एनायन और रेडिकल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो क्या इसकी यूज़ रहता है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्री रेडिकल का कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल जो होता है इस फॉर्म में देखते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज मान लो एटम ए है, इसके पास में ये फ्री रेडिकल एक है, ठीक है। ये कैसे स्टेबल होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर इसके पास में भी हम कोई प्लस आई वाला ग्रुप लगा देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक, तो ये भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ठीक है। तो इसके पास में भी ये ऑर्बिटल इसका कंप्लीट होगा और ये स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेडिकल होता है और ये कैटायन होता है, देखो दोनों में केस तो सेम बन रहा है, बट रेडिकल और कैटायन ये दोनों अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। हालांकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, एक दो प्रॉपर्टी होती हैं वो सेम हो जाती, सेम मतलब होती हैं, बट फॉर्म दोनों की अलग अलग होती है। जैसे ऐसे समझ सकते हो, रेडिकल और कैटायन को, जैसे मान लो कैटायन का फॉर्म होता है, जैसे मान लो एक एटम ए दे रखा है और एक एटम बी है, ठीक है। जब इस बॉन्ड के जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर मान लो पूरी तरीके से बी एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारे पास में ए पॉजिटिव और बी निगेटिव बनता है, क्लियर है। तो ए पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इसका ऑर्बिटल खाली हो गया, इसका ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन थे वो बी में चले गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, तो ये नेगेटिव शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक कैटायन फॉर्म बनता है, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल जो हो गया वो हमारा बैक एंड ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये हमारा कैटायन बोला जाएगा, ठीक है।
और रेडिकल जो होता है, रेडिकल के केस में क्या होता है, जैसे एक एटम ए और एक एटम बी हो गया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ है और बी का इलेक्ट्रॉन मान लो ये है, ठीक है। रेडिकल तब बनता है जब मान लो ए बॉन्ड के जो मतलब ए का जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में वो ए के पास आ जाए और बी का जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में वो बी के पास आ जाए। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने 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 परमाणुओं पर वापस चले जाते हैं, अपने अपने एटम पर वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्म बनती है वो रेडिकल की फॉर्म बन जाती है, जैसे यहाँ पर ए रेडिकल आ जाएगा और बी रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। इस रेडिकल का मतलब क्या हुआ, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ए की तरफ चला गया, तो मतलब इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो पहले था वो वापस आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऑर्बिटल खाली नहीं बोला जाता है रेडिकल में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होता है, बस इसको पेयर करने की ज़रूरत होती है, इसे बस एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो इसका पेयर बन जाएगा। और जबकि कैटायन में क्या होता है, यहाँ पर ऑर्बिटल खाली हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों के दोनों अलग होते हैं, बस कुछ प्रॉपर्टी सेम होती हैं इसकी, बस और कुछ नहीं होता इसमें ज़्यादा, ठीक है। अब डिटेल में आगे नेक्स्ट यूसी सेकंड में पढ़ूंगा, ठीक। तो अब एनायन का बचा है वो और देख लो बस। अब एनायन कैसे स्टेबल होता है, सिंपल सी बात है, अगर ये जो एनायन है इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पर कोई -I वाला लगा दिया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी ओर, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नेगेटिव चार्ज की वो कम हो जाएगी। जब नेगेटिव चार्ज ये कम हो जाएगा तो एनर्जी भी कम होगी, रिएक्टिविटी भी कम होगी और उसकी जो स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी खींच रहा है आकर के, ऐसा कोई ग्रुप लगा दें हम, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये कम हो जाएगा। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज जब ये कम हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टेबल तभी होती है जिस पर जितना ज़्यादा हो सके चार्ज कम हो, ठीक है। चार्ज कम होगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और जिसके पास में चार्ज ज़्यादा बढ़ा दोगे, चाहे पॉजिटिव बढ़ा हो या नेगेटिव बढ़ा हो, तो उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो अपने चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कहीं ना कहीं रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, शांत नहीं बैठेगा। और जिसके पास में चार्ज ऑलरेडी जब कम हो जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आसानी से स्टेबल फॉर्म में बैठा रहेगा, ठीक है। तो ये तो थे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और इसमें कैसे कैटायन एनायन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब इनके जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद आएगा हम आपका +I और -I का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो वो भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें ऑर्डर में क्या होता है, जैसे मान लो +I वाले ग्रुप जो होते हैं वो अलग होते हैं, -I वाले ग्रुप जो होते हैं वो अलग होते हैं। +I वाले ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करते हैं, -I वाले वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चंस बनेंगे उसमें कैटायन एनायन की फॉर्म दी जाएगी किसी भी क्वेश्चन में, और उसमें +I और -I वाले जब ग्रुप लगा देंगे तो उनका क्या इफेक्ट रहता है, उनके ऊपर क्या रूल रहता है, किस वजह से वो उनको स्टेबल करते हैं, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।